देखो, चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, देश के निर्माण की चुनौतियां। आपको पता है कि 200 सालों तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उस गुलामी के बाद जब वो देश छोड़ के गए, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चैलेंजेस थी, चुनौतियां थी हमारे सामने। देश में उद्योगों का विकास कैसे किया जाएगा, देश में कृषि का विकास, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और रिफॉर्म कैसे किए जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि देश के लोगों का पेट भरना। एग्रीकल्चर भी इतना ज्यादा डिग्रेड हो चुकी थी, निम्नीकृत हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, कि वो पूरे देश का पेट भी नहीं पाल सकती। तो देखिए, और इसके साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, हर तरह की समस्याएं, चुनौतियां, ये चैलेंजेस थी। और उससे कैसे निकला गया और क्या क्या वो चैलेंजेस थी, उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे। देखो, at the hour of midnight on 14 to 15 August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. 14 से 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए। फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो हमारी संविधान सभा थी, जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है, उसी मिडनाइट को एक स्पेशल सेशन में, या एक स्पेशल सेशन कर सकते हैं जिसको एड्रेस किया, और ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक भाषण दिया था, स्पीच दी थी। देखिए वो क्या था। This was the moment Indians had been waiting for. You have read in your history textbook that there were many voices in our national movement, but there were two goals almost everyone agreed upon. One, that after independence we shall run our country through democratic government, and two, that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group. जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दो ड्रीम या दो गोल कह सकते, दो लक्ष्य थे हमारे मन में। पहला था कि जब देश आजाद होगा तो जो सरकार होगी वो प्रजातांत्रिक सरकार होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, और एक डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा ही इस देश की जनता रूल की जाएगी, उनका शासन चलाया जाएगा। और दूसरा कि जो भी सरकार होगी वो ऐसे चलेगी, इस तरह से काम करेगी जो कि सबसे अधिक गरीबों का, और जो समाज में दलित है, जिनको डिप्रेस्ड भी कर सकते हैं, या जिनको सबसे अधिक नुकसान हुआ है हजारों सालों से हमारी सामाजिक व्यवस्था या सोशल ऑर्डर के कारण, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। Now that the country was independent, the time had come to realize the promise of freedom. अब तो देश आजाद हो चुका था, और जो ये सपने दिखाए गए थे, ये जो वादे किए गए थे, इसको पूरा करने का समय था। और इन सपनों को और इन वादों को कैसे पूरा किया गया, कैसे हम लोग के जो भी पायनियर्स थे, मतलब जो प्रणेता थे भारत के, उन्होंने कैसे ये किया, देखिए। This was not going to be easy. India was born in very difficult circumstances. Perhaps no other country by then was born in the situation more difficult than that of India in 1947. Freedom came with the partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. It was in the situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. Yet, the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. सबसे पहली बात कि जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे देश को जो सबसे बड़ा हमारे कंट्री के सामने चैलेंज हुआ, वो हुआ बंटवारे का।
पार्टीशन। हमारा देश, भारत और पाकिस्तान 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 को अलग अलग हो गए। 3 जून को पाकिस्तान एक अलग देश हो गया और इंडिया एक अलग देश हो गया। इसमें नहीं लिखा है, मैंने बता दिया। 1947 में सोच से भी परे अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस मतलब हिंसा हुई, ठीक है, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज्यादा विस्थापन हुआ, मतलब कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू और सिख परिवार थे जो भारत आए, और इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान गए। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आपको पता ही, आपने पार्टीशन से रिलेटेड कहानी सुनी ही होंगी, कितना ज्यादा वायलेंस होता। इट वाज इन द सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स ओन। और भारत अभी आजाद हुआ था, और आजादी मिलने के साथ ही इतना बड़ा उसके सामने एक चैलेंज आया, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल। अब जितने भी हमारे इंडिया के लीडर थे उनको ये पता था हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन उनको इस बात का भी एहसास था कि आजादी हम अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस और चुनौतियों को भी लेकर के आए, जिससे कि हमें अपनी दृष्टिकोण को या दूरदृष्टि को कभी भी नहीं छोड़ना है। देखिए, ये जो 3 चैलेंजेस मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, जो प्रीवियस बैच था हमारा, ठीक है, वो तो खैर डब्बे थे, उनको कुछ करना नहीं था, लेकिन आप लोग को बता दूं कि 3 चैलेंजेस पे फोकस करिएगा। ये 3 चैलेंजेस ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर ये 3 चैलेंजेस पे आपका कमांड है तो सारे क्वेश्चन इसी के आसपास ही घूमते रहे। ब्रॉडली, independent India faced 3 kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united. ठीक है, अंडरलाइन करिएगा अपने अपने बुक में आप लोग। The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united. पहला चैलेंज ये था कि जो हमारा देश आजाद हुआ है, यहाँ पर सभी लोगों को एक देश के रूप में, एक देश में यूनाइटेड किया जाए, एक किया जाए। और वो किस तरह से, किनको एक किया जाए? यहाँ के लोगों को, यहाँ के राजाओं को, या यहाँ के जो छोटे छोटे जो स्टेट्स में बटे हुए थे उनको करना था। किसको करना था? यूनाइटेड किसको करना था? देखते हैं। येट accommodative of the diversity in our society, ठीक है, और वो किसको करना था? हमारे समाज में जो विविधता थी, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, है ना, इनके जो लोग थे, उन सबों को कैसे एक साथ जोड़ के रखा जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आप याद रखना, एकता या यूनिटी हमारा पहला चैलेंज था, क्योंकि इंडिया जितना डाइवर्स या विविध देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। यहाँ से ज्यादा भाषाएं, धर्म, जाति कहीं भी दुनिया में नहीं है, और इतने बड़े देश में और इतने कम रिसोर्सेस में इन सभी लोगों को एक करके रखना सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था। इंडिया वाज अ लैंड of continued size and diversity. Its people spoke different languages and followed different culture and religion. At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. कहने का मतलब है, widely believed that a country full of such kind of diversity could not remain together for long. ये देखा जा रहा था कि जितनी डाइवर्सिटी है, अगर एकता के लिए कुछ ना किया जाए, सभी जाति हैं, जितने भी जाति हैं उनके बीच में एकता नहीं हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अलग अलग संप्रदाय या कम्युनिटी है, उनमें एकता के लिए कुछ ना किया जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सभी लोग एक देश में नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे करते करते हमारे देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। The partition of the country appeared to prove everyone was fair. और जो डर था हमारे देश में आजादी के बाद, जो डर था हमें कि ये चीज हो सकती है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय, रिलीजन और कम्युनिटी के नाम पे, कल्ट के नाम पे देश का बंटवारा हो सकता है, और वही 3 जून 1947। The partition of the country appeared to prove everyone was fair. ये जो बंटवारा था हमारे देश का, ये हमारे देश के सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बुरे
डर को प्रूव करता था या उसको साबित कर गया। देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनाइटेड कंट्री? सोचा गया कि अभी देश को आजादी ही मिली है और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो कब तक ये देश इसी तरह बिना बटे चलेगा? हो सकता है आगे जाके तमिलनाडु वाले तमिल लोग तमिलनाडु अलग हो जाएं देश से, कर्नाटक वाले जो कन्नड़ बोलते हैं, केरल में मलयालम बोली जाती है जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, और तेलुगु बोली जाती थी आंध्रा तेलंगाना में, मराठी वाले, गुजराती वाले, ठीक है, नागा, मिजो, हो सकता है इस देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाए, ठीक है। तो ये जो देश के टुकड़े हो जाए, ये चिंता थी पूरे हमारे देश के सामने थी, और इसके लिए देखिए क्या किया गया। ओडिड ओड हाँ, तो पहला चैलेंज आपने देखा, वुड इंडिया सर्वाइव एज यूनाइटेड कंट्री? क्या भारत एक एकीकृत या यूनाइटेड देश के रूप में सर्वाइव कर पाएगा? वुड इट डू सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? क्या हम लोग जो भारतीय हैं, इस देश की जो एकता है उसको किसी भी कीमत पे या किसी भी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटी? क्या इसके लिए ऐसा होगा कि जितने भी रीजनल और सब रीजनल, मतलब क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय, मतलब जैसे मान लो क्षेत्रीय मतलब कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, उसी तरह अगर आपके हरियाणा में कोई कुछ जाति का है, कोई कुछ जाति का है, तो इन लोगों की जो पहचान है क्या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? और सबसे बड़ा जो हमारे सामने अर्जेंट क्वेश्चन था, तात्कालिक जो सवाल था हमारे सामने, ठीक है, वो क्या था कि क्या हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है, जो भारतीय क्षेत्र की का एकीकरण है, इंटीग्रेशन है, क्या वो अचीव हो पाएगा? अब ये मैं आपको समझाता हूँ, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी, पूरे ध्यान दीजिएगा इस पर। इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब कि भारत 522 या 500 के करीब छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ, क्या ये सारी छोटी छोटी रियासतें एक हो पाएंगी, एक साथ एकीकृत हो पाएंगी, मतलब जुड़ करके भारत का निर्माण कर पाएंगे? ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। पहला आप समझ गए? मुझे नहीं लगता 3 चैलेंज में पहले चैलेंज में आपको कोई भी दिक्कत रही होगी। फर्स्ट चैलेंज इज यूनाइट आवर कंट्री, एकता, देश में एकता की स्थापना कैसे की जाए? वो कास्ट के नाम की एकता हो सकती है, कम्युनिटी या संप्रदाय के नाम की एकता हो सकती है, वो देश के क्षेत्र के या रीजन में एकता या इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। बिल्कुल, दूसरा चैलेंज था कि देश में प्रजातंत्र की स्थापना, देश में डेमोक्रेसी की स्टेबलाइजमेंट कैसे? You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental right and extended the right to vote to every citizen. पता है आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स देता है, और साथ ही साथ यह अधिकार और क्या देता है? राइट टू वोट ऑफ एवरी सिटीजन, जिसको आपको पता है एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सारा का सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा देश संसदीय सरकार की स्थापना करता है, संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र को स्वीकार करता है। और वो कैसे? जो हमारा प्रजातंत्र है या जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो चलती कैसे है? हम और आप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि, और वो कौन होते हैं? एमएलए, एमपी, है ना, सांसद या विधायक लोग होते हैं, उनको चुनते हैं, उससे डेमोक्रेसी चलती है। हाँ, इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए। क्लास 8 में आप लोगों ने, मुझे विश्वास है, एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ते समय आंख बंद कर लिया होगा, अभी खोल लीजिए।
दो तरह की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। 10th में भी इसमें मैंने समझाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर सबसे अधिक या पूरा का पूरा रूलिंग या शासन पार्लियामेंट चलाता है। देश का में कौन सी कानून रहेगी, कौन सा लॉ रहेगा या नहीं रहेगा, किस कानून में कितना अमेंडमेंट या संशोधन करना है, सरकार की किसी भी पार्ट में क्या चेंज होगा और कैसा चेंज होगा, ये सारा का सारा डिसाइड पार्लियामेंट होगा। और हमारे कंट्री में जो सबसे किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संसदीय प्रकार की सरकार में सबसे बड़ा पावर या सुप्रीम अथॉरिटी संसद या पार्लियामेंट को होती है। हमारे देश में है, पार्लियामेंट ने जो कह दिया उसको कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है, दिस फीचर्स इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और इसने आपको पता ही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन या राजनीतिक प्रतियोगिता को जन्म दिया और इससे प्रजातांत्रिक ढांचे का या संरचना का निर्माण हुआ। खुद ही सोचिए, जिस कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन हो ही नहीं, वहां डेमोक्रेसी का भी सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब बीजेपी, कांग्रेस और इसी तरह की बहुत सारी पार्टियां की चॉइस हमको मिलेगी। आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी वाला, कि डेमोक्रेसी किस तरह की डेमोक्रेसी को या किस तरह के प्रजातंत्र को आप कह सकते हो कि सफल प्रजातंत्र या रियल प्रजातंत्र, रियल डेमोक्रेसी किसको कहेंगे आप। उसमें बहुत सारे फॉरवर्ड्स थे और डेफिनेशंस थे और बहुत सारे कंडीशंस थे या शर्तें थी जिनको पूरा करने पे आपको पता है प्रजातंत्र कहा जाता है। और उसमें वन ऑफ द कंडीशन क्या था कि डेमोक्रेसी उसको कहेंगे जिसमें लोगों को एलिमिनेट करने के लिए विकल्प हो। अगर हमें बीजेपी अच्छी नहीं लगती तो हमारे पास कांग्रेस का चॉइस होना चाहिए, अगर हमें ये दोनों अच्छा नहीं लगता तो हमें ये तीसरे का भी चॉइस होना चाहिए, कम से कम 2 चॉइस तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना, आगे। A democratic constitution is necessary but not sufficient for stabilizing a democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल डेमोक्रेसी लिख दिया कि हाँ हम लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे, हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी, ये लिख देने से या लॉ बना देने से ही तो डेमोक्रेसी क्या रेगुलेट नहीं हो पाएगी, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको पता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेगी, कुछ काम भी करना पड़ेगा। और वो काम क्या थे, हाँ सॉरी, वो काम करने पड़ेंगे। चैलेंज था कि अगर आपको डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करनी है हमारे कंट्री में, तो दूसरा चैलेंज था कि स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की स्थापना। बच्चे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग अपने अपने बुक में, डेमोक्रेसी की स्थापना, ये दूसरा चैलेंज था हमारे सामने। ठीक है, और ये चैलेंज इसलिए था क्योंकि इतने बड़े देश में जहां इतनी सारी कास्ट, इतनी सारी कम्युनिटी, जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग हैं, उनको किस तरह से एक देश में एक साथ इंटीग्रेटेड या एकीकृत किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या। तीसरा चैलेंज देखते हैं। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and do not take it. ठीक है सर, the third challenge was to ensure, yeah सर मेरी क्लास है। बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट में बस ये खत्म, थर्ड चैलेंज करके फिर खत्म कर। ठीक है। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only the some section. ठीक है, तीसरा चैलेंज क्या था कि जो हमारा ये डेवलपमेंट होगा, इस डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा कि सोसाइटी या हमारे देश के सब लोगों को एक साथ लेकर के इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जिसमें सब लोगों को हक मिलेगा इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का। Here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged group and religious and cultural communities. यहाँ पे हमारे समाज में जो दलित थे, जो डिप्रेस्ड थे, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को सामने लेके आया गया। तो इस चैप्टर को अब कल आगे कराया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। ओके।